हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के इस टाइम पे हालात थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए ये हालात क्या हो रहे हैं, इंटरनली तो बहुत कुछ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक छुई मुई के पौधे की तरह हुआ पड़ा है कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी में भी लगता होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी पे उसका असर हो रहा है। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हालात यहाँ हुए पड़े हैं। हिमालय पे अगर कोई बोलेगा ना क्रिप्टो करेंसी ख़राब है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कबूतर, पेड़, पक्षी, बर्फ़, पहाड़ सुन सुन के यहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इतने बुरे हालात क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हो जाते हैं। तो एक छुई मुई के पौधे की तरह यहाँ पे हो रखी है सिचुएशन। तो यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एफटीएक्स का कांड हुआ, उसके बाद बाइनेंस का फंड निकल के आया और बाइनेंस के जो फंड हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं और वहाँ पर रोज़ जो है उनके लिए कुछ ना कुछ जो है ब्लेम गेम या उन पे जो है अटैक किया जा रहा है। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी डाउन क्यों है, उसके दो तीन रीज़न हैं और उसमें से मैंने अभी आपको बताया ना कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और वही चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सीपीआई का डाटा ठीक निकल के आया था, उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग हुई और उसके अंदर से 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक की बात निकल के आई। यहाँ पर उसको लेके अभी जो बात चल रही है कि 2023 के अंदर ये जो लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं वो एक ग्लोबल रिसेशन को ट्रिगर कर सकते हैं 2023 के अंदर। और यही सिचुएशन को देखकर जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा खासा क्रैश कर रही है। पिछले 2 दिनों से खासकर यूएसए की स्टॉक मार्केट अच्छा खासा क्रैश करी और एस&पी 500 की बात करते हैं वो लगभग 2.5% तक टूट गया, एक इंडाइसिस का टूटना। और एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन जैसे शेयर जो उनके स्टॉक हैं वो लगभग 3 से 5% टूटे हुए हैं। और इसी का इम्पैक्ट रिसेशन आएगा, उसी का इम्पैक्ट जो है हमें जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। एक तो ये जो इम्पॉर्टेंट बात है आपको पता होनी चाहिए थी। लेकिन इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी खुद भी जो है पाक साफ नहीं है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। और एफटीएक्स का जब से कांड हुआ है उसके बाद थोड़ी हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जब बाइनेंस के फंड निकल के आ रहे हैं कि बाइनेंस भी डूब सकता है, जब से ये लोगों के दिमाग में आने लगा है उसने और मार्केट को यहाँ ख़राब कर दिया है। एक डाटा पहले आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जो लगातार लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है और विड्रॉ हो रहा है। बाइनेंस के बारे में जो हुआ है सारा कुछ इवेंट वो हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। और जो डाटा निकल के आ रहा है, crypto.com हो गया, OKX हो गया, बाइनेंस हो गया, जितने भी बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहाँ से लोग जो है अपनी स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ कर रहे हैं और अच्छा खासा विड्रॉ कर रहे हैं। और इसकी वजह से भी यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक्सचेंजेस के अंदर से लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ये तो एक जो है मैक्रो लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिविटी फैल रही है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे बोलते हैं तो यहाँ पर बाइनेंस के जो फंड हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, केविन ओ'लैरी, शार्क टैंक इंडिया ज़रूर देखा होगा अगर आपने सुना होगा। तो शार्क टैंक इंडिया जो है एक्चुअल में ओरिजिन बात करें या एक्चुअल ओरिजिनल जो थे, जो शार्क टैंक इंडिया के जो जैसे शार्क्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आता है तो ऐसे ही यूएसए के अंदर शार्क टैंक, और वहाँ पे भी यही चीज़ें ऐसी होता है। वहाँ का पे जो इन्वेस्टर है उनके एक या शार्क जिन कहते हैं, केविन ओ'लैरी, उन्होंने लगभग $15 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की थी एफटीएक्स के अंदर और वो डूब गई। और उनका ये कहना है कि जो लॉ मेकर्स को, जो यूएसए के, कि जो एफटीएक्स फेल हुआ है ना वो इंटेंशनली बाइनेंस ने किल किया है। बाइनेंस चाहता तो बचा सकता था या सारी चीज़ें हो सकती थी। और कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे जो है शक से आना
वो कहीं ना कहीं लॉ मेकर जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, और इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये तो एक एंगल था। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, इनिशियली बाइनेंस भी जो है FTX का एक इन्वेस्टर था, ठीक है। बाद में उन्होंने सारी चीज़ें अपनी विड्रॉ कर ली और उनके पास FTX टोकन बाद में भी रहे। हालांकि उनका क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन जो सीजी हैं, बाइनेंस के जो CEO हैं, उनका इस बात पे कहना है कि जो केविन और लैरी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। उनको पता था कि हमने उनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारी चीज़ें की हुई हैं। तो भैया अगर आपको भी तो बुक्स कहीं पे $15 मिलियन या पैसे लगा रहे हो, तो आपको भी तो बुक्स चेक करनी चाहिए कि उनकी जो है सही हैं कि नहीं। अर्जे पुर्जे जो होते हैं कंपनी के अंदर इंटरनली क्या चल रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बाइनेंस बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन हाँ FTX का जो कांड हुआ है उसका जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की है। अगर आपने किसी ने भी इन्वेस्टर के पैसे यूज़ किए हैं, वो किसी भी लेवल पे सही नहीं है, और यही चीज़ की वजह से आज की डेट में लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे, क्रिप्टो करेंसी पे, और लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। कई जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर निकाल रहे हैं, या कई अपना फिएट के अंदर, फिएट मतलब रुपया, डॉलर, उनके अंदर निकाल के अपने पास रख रहे हैं। इसने भी थोड़ा सा पैनिक ट्रिगर किया। मैं आपको पैनिक ट्रिगर वाली बातें बता रहा हूँ, लेकिन इनसे घबराना नहीं है। हमारी जो है पंच लाइन घबराना नहीं है। $15,000 पे भी हमने यही बोली थी, आज भी यही बोल रहे हैं। 18,000, 20,000 पे भी हम यही चीज़ बोलेंगे। एक और बात जो निकल के आई, जो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, 400 करोड़ रुपए कितना अमाउंट होता है? मैं INR के अंदर बात कर रहा हूँ। $53 मिलियन USD के अंदर, या डॉलर के अंदर, या 400 करोड़ इंडियन रुपी के अंदर एक अच्छा खासा फेयर अमाउंट होता है। 400 करोड़ किसी के पास हो, हम जैसा बंदा तो काम ही ना करे। आपके मन में अभी यही आ रहा होगा। यहाँ पर एक बाइनेंस का आपको पता होगा कि वो जो है लिस्ट करते हैं कई कॉइन्स को डीलिस्ट करते हैं। जिनको लिस्ट करते हैं वो पंप कर जाते हैं, जिनको डीलिस्ट करते हैं वो डंप कर जाते हैं। अब बाइनेंस का उसके पीछे कहना होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट में एक्टिविटी नहीं हो रही है, या उनको लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो वो उस कॉइन को डीलिस्ट कर देते हैं ताकि लोगों के पैसे बचाए जा सकें। तो यहाँ पर 2018 की बात करते हैं, तो उन्होंने एक कॉइन जो है लिस्ट किया था, MITH। आप में से बहुत सारे लोग होल्ड भी करते होंगे। MITH.io का वो टोकन था, MITH। अब उन 2 साल से उन लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया था ट्विटर के ऊपर, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली CZ और बाइनेंस को ब्लेम कर दिया, उन पे उंगली उठा दी कि भैया उन्होंने 2 लाख BNB, उस टाइम पे एक आधे डॉलर का होगा BNB, तो यानी कि $2 लाख उन्होंने लिए होंगे उस टाइम पे। लेकिन 2 लाख BNB उन्होंने एज अ डिपॉजिट हमसे लिए थे ताकि वो टोकन लिस्ट कर सकें। बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भैया आज अगर आपने हमें डीलिस्ट कर दिया है तो हमारे 2 लाख BNB हमें वापस करो। और 2 लाख BNB की आज की डेट में वैल्यू होती है कितनी? यहाँ पर 400 करोड़ के आसपास, $53 मिलियन के आसपास। देखो बात तो उनकी जायज़ है, लेकिन बाइनेंस को भी मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकता कि अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं है, सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, 2 साल से उन्होंने ट्वीट नहीं किया और वो जाके उनको डीलिस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये काम का नहीं है, तो वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये भी अपनी जगह ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या रही होंगी, सिर्फ फीस दी थी 2 लाख BNB की, या क्या किया था हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंजेस ने शुरुआत में ऐसा किया था। अब करते हैं कि नहीं करते हमें नहीं पता, लेकिन ये भी एक डार्क साइड है एक्सचेंजेस की कि वो पैसे लेके किसी भी कॉइन को लिस्ट कर देते हैं। शुरुआत में बाइनेंस भी नया था, उन्होंने फंड्स के लिए किया या क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन ये भी जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी फैलाने वाला काम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर या बाइनेंस को लेके कर रहा है। और इसकी वजह से लगातार बाइनेंस की तरफ से बाइनेंस पे जो है जो विड्रॉ देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। केविन और लैरी की बात पे मैं आपको बता दूं, जो बाइनेंस के CEO हैं उन्होंने डिनाई कर दिया। वो उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये लगातार इम्पैक्ट जो है फैला रही हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। साथ के साथ में जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं, या आप कह लीजिए माइकल सेलर से, आपको माइक्रो स्ट्रेटजी पता होगा, 1,30,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। उन्होंने इथीरियम को लेके बोला कि जो है कोलैप्स कर सकता है लूना की तरह इथीरियम भी। अब ऐसे हालात में ऐसी स्टेटमेंट आना, एक समझदार आदमी से पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे स्टेटमेंट हम देंगे
तो यहाँ पे उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, देखो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक मुट्ठी है, किसी पे भी कुछ भी होगा, या एक शरीर है, अगर आप यहाँ चूटी काटोगे तो पूरा बदन हिलेगा ना। यही हो रहा है, तो कोई भी कहीं पे भी पिन लगा रहा है, पूरी की पूरी बॉडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हिल रही है। समझ पा रहे होंगे कि क्या ओवरऑल चल रहा है। इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो माइकल सेलर जो क्रिप्टो करेंसी को लेके इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं, फेवर में रहते हैं, उनका इथीरियम को लेके ऐसी स्टेटमेंट देना, और वो भी ऐसे हालात के अंदर जब मार्केट ख़राब है, तो समझना ज़रूरी है कि उन्होंने क्यों बोला होगा। हम सबको पता है जो बिटकॉइन है ना, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, और इथीरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करता था। लेकिन जब से उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफ़र किया है, तो उनका कहना है कि प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं तो वो जो है पीछे बैकग्राउंड जो रहा है, जैसे लूना के साथ में हुआ, तो इनके साथ में ना हो जाए, और इस चीज़ को लेके, इसकी रेफरेंस को लेके उन्होंने ये बात बोली है। और ये जो है, अगर माइक्रो लेवल पे बहुत ही ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयर केस पे देखेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो उन्होंने यहाँ पे बताई है। लेकिन ये होगा, ये इसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और वही कंसर्न उन्होंने दिखाया है। तो ऐसी स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ देनी नहीं चाहिए थी जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऐसे हालात हों। साथ के साथ में एक और जो न्यूज़ थी जिसने इम्पैक्ट डाला, माइक्रोसॉफ्ट ने बैन कर दिया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑन क्लाउड सर्विसेज। अब ये ध्यान रखिएगा, एक क्लाउड सर्विसेज पे बैन करना और क्रिप्टो करेंसी माइक्रोसॉफ्ट का बैन करना, दोनों एक अलग चीज़ें होती है। लोगों ने इसको क्या समझ लिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बैन कर दिया। अरे भैया, कोई उसको बैन नहीं कर सकता, बस चीज़ें क्या है उसको आपको समझने की बात होती है कि यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। लेकिन उसने भी इम्पैक्ट यहाँ पे डाला। बहुत बुरी बुरी बातें होगी ना आज, कि हर कोई नेगेटिव बातें ही कर रहा है, नेगेटिविटी ही फैला रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें आपके समझने की हैं और आपको समझ में आनी चाहिए कि ओवरऑल हो क्या रहा है। ये तो थी जो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतना कुछ कांड होने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद में भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ टिकी हुई है, बिटकॉइन का प्राइस $17,000 पे टिका हुआ है, और जैसा हमने बताया है कि बहुत सारी नेगेटिविटी या मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो अमूमन पीछे जो देखा गया है कि यहाँ पर माल बटोरा जाता है। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से सेंटिमेंट सही हो रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर आपको ये एक मौका है। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद शायद ये मौका ना रहे, लेकिन आज की डेट में ये एक मौका है, जो एक अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन यहाँ पे दे रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हमें तो नहीं लगता, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। लेकिन अल्टीमेटली बात करूँ तो टेक्नोलॉजी आप समझते होंगे, तो कभी भी आप यहाँ पे घबराओगे नहीं। बाइनेंस को लेके मैंने बात कर ली, अब मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकली बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है। ज़्यादा शॉक्ड मत होइएगा, हमने ये चार्ट आपको पहले ही बताया हुआ है कि 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, ग्रीन जो आपको लाइन दिख रही है, वो एक रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, और वहीं जो है बार बार वहाँ से रिजेक्ट हुआ, और अभी आपको एक ब्लू लाइन और वाइट लाइन दिख रही होगी नीचे, जो इसके लिए सपोर्ट है, जो कि 9 और 21 डेली मूविंग एवरेज है। और अगर यहाँ से इसको सस्टेन करता है, जो कि आता है लगभग $17,000 पे, तो नथिंग टू वरी। और अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो लगभग $17,700 है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 18,600 इसका अगला टारगेट आता है। क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है, सीजनैलिटी की बात करते हैं, एक सीजनैलिटी करके चीज़ होती है कि माहौल ज़्यादातर अच्छा रहता है उस टाइम के अंदर। तो ये जो क्वार्टर है यूजुअली अच्छा रहता है। अभी तक तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इतना बुरा भी नहीं रहा जितना 3 महीने पहले हालात थे बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के। तो यहाँ पे सिचुएशन सुधर रही है। अगर ये महीना दिसंबर का अच्छा क्लोज करता है, तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आपको पॉजिटिविटी और अच्छा इम्पैक्ट यहाँ आते दिखने वाला है।
तो घबराइए मत, यहाँ पर चीज़ों को समझिए और यहाँ पर उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। बहुत सारे लोग 2 कॉइन डॉज और शिबा को लेके हमसे लगातार पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में बता दूं कि अगर आपको डॉज कॉइन $0.077 पे मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री आपकी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो डेली मूविंग एवरेज की और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी के लिए मैं बात करता हूं तो $0.09 मिलता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये $1 को $0.1, $1 तो सपना ही है फिलहाल, कभी होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन $0.1 10 पैसे अगर बात करते हैं डॉलर के अंदर तो जा सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। शिबा इनू को लेके भी मैं आपको बता दूं कि शिबा इनू की बात करते हैं तो शिबा इनू लगातार एक बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप कह लीजिए एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है 900 के आसपास, ध्यान रखिएगा $900 नहीं बात कर रहा हूँ, 0.000000900 की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ मिल रहा है तो एक्यूमुलेशन बनती है यहाँ पर, अगर आप 850 से 900 के बीच में ले सको। इसका जो टारगेट हो सकता है वो आप लेके चल सकते हो फ्यूचर के अंदर 1000 से लेके 1200 1100 ये जा सकता है फ्यूचर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ रही हैं, आने वाले टाइम के अंदर आपको उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं शिबा इनू, डॉज या आप मैटिक को लेके बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो मैटिक भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.87 इसके लिए सपोर्ट है। अगर बेस्ट एंट्री देख रहे हो तो $0.8 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। और अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो $0.92 जो है फिलहाल इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 1.15 से लेके $1.3 तक भी ये आपको आने वाले टाइम के अंदर देके जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती हैं लगातार, उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। लेकिन ध्यान रखना है, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।